यस हेलो स्टूडेंट, जैसे कल अपन प्रीवियस क्लास के अंदर एक ग्रीन फॉर्मल सॉल्यूशन की प्रॉब्लम कल कंप्लीट किया था। मैं एक फर्दर मेथड की बात कर रहा हूँ जो बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम या अपने पास एक कॉम्प्लिकेटेड स्केलर पोटेंशियल फील्ड का अपन सॉल्यूशन करते हैं। उसके अंदर अपने पास एक पावरफुल मैथमेटिकल टेक्निक है जिसके द्वारा अपन कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन को सिंपल फंक्शन में एक्सपेंड करके उसके नेचर के बारे में स्टडी कर सकते हैं। और वो मेथड है अपने पास ऑर्थोगोनल फंक्शन एक्सपेंशन। ठीक है, तो ऑर्थोगोनल फंक्शंस क्या होते हैं? सबसे पहले अपन ऑर्थोगोनल फंक्शन के बारे में देखते हैं। ये क्वांटम मैकेनिक्स में आपने पढ़ा होगा ऑर्थोगोनल फंक्शन। ठीक है, जिनका अपन यूज करके एक एक्सपेंशन जैसे फूरियर सीरीज एनालिसिस आपने पढ़ा हुआ, इसका एग्जांपल है ऑर्थोगोनल फंक्शन एक्सपेंशन में। मान लें कि कोई एक इंटरवल है ए बी, कोई अपन यूनिवर्स का छोटा पार्ट है जिसके अंदर मान लें कि कोई एक सेट ऑफ फंक्शन है यू एन, इस फंक्शन ऑफ एक्स, एक्स इज लाइज बिटवीन दिस इंटरवल। ठीक है, तो अपने पास इस सेट ऑफ फंक्शन यू एन, यू एम से एन पी क्यू मतलब 1 2 3 4 इन्फाइनाइट फंक्शंस है। तो इनके लिए अपने पास ये दो फंक्शंस है इंटीग्रेबल है, वेल डिफाइंड होने चाहिए इस इंटरवल में फंक्शन एक्स का यूनिट सेट ऑफ फंक्शंस है। तो अपने पास यदि दे आर फॉलो दिस इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी ए टू बी, यू एम कोई फंक्शन है स्टार यू एन एक्स है, टी एक्स है इजकल टू, यदि डेराक डेल्टा एम एन को फॉलो करता है, स्टार का मतलब कॉन्जुगेटेड फंक्शन है, एम एन मतलब इज डिफाइंड इन दिस इंटरवल ए सेट ऑफ इंटीग्रल फंक्शंस। ठीक है, तो वो आर फॉलो दिस इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी इन दिस इफ एम बराबर एन देन एम एन इजकल टू डेल्टा एम एन 1, और इफ एम इजकल टू नॉट एन then Dirac delta 0 मतलब this integration value always 0. This condition is known as normalization, normalized function कहलाएंगे, और this condition is known as orthogonal function. तो अपने पास किसी इंटरवल में डिफाइंड इंटीग्रल फंक्शन की ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी को इज गिवन बाय दिस इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी। तो मतलब ये सेट ऑफ फंक्शंस हैं इस इंटरवल के अंदर जिनको अपन ऑर्थोगोनल फंक्शंस की सीरीज में लेते हैं। ऑर्थोगोनल फंक्शंस डिफाइन कर सकते हैं इस इंटरवल में एक सेट ऑफ मतलब 1 से लेकर कैपिटल एन मतलब ए लार्ज नंबर ऑफ फंक्शंस कॉम्बिनेशन, ये कहलाते हैं ऑर्थोगोनल फंक्शंस। इन ऑर्थोगोनल फंक्शन को यूज करके इस इंटरवल में अपन चाहते हैं कि इसी इंटरवल में एक डिफाइंड फंक्शन है जिसका अपन एक्सपेंड करना चाहते हैं। ऑर्थोगोनल फंक्शन एक्सपेंशन मतलब ऑर्थोगोनल फंक्शन की प्रॉपर्टी को यूज करते हुए अपन एक फंक्शन का एक्सपेंड करेंगे। तो मान लें कि अपने पास यू एन ए सेट ऑफ इंटीग्रल ऑर्थोगोनल फंक्शंस हैं, तो अपन कोई फंक्शन एफ इज डिफाइंड आल्सो बी इन दिस इंटरवल ए बी इज कैन बी रिटन इन द सम ऑफ 0 से लेकर कैपिटल एन टर्म्स ए एन यू एन एक्स, मतलब लीनियरली सुपरपोजिशन कॉफिशिएंट, लीनियरली सुपरपोजिशन कहलाता है इसको, कि अपन एक किसी फंक्शन को लीनियरली सुपरपोज ऑफ द ए लार्ज नंबर ऑफ कैपिटल एन ऑर्थोगोनल फंक्शन के टर्म में अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर द बेस्ट दिस, इसके लिए बेस्ट के लिए एक जो स्क्वायर एरर है वो मिनिमाइज होना चाहिए। मतलब अपन ए लार्ज सेट फंक्शंस का इस टाइप से चूज करते हैं कि स्क्वायर क्योंकि इंटीग्रेबल फंक्शन है तो स्क्वायर एरर एम एन इसको बोलते हैं, स्क्वायर एरर कहलाता है, ये मिनिमाइज होना चाहिए। इसको अपन इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी से डिफाइन करते हैं। ये मतलब ए से बी है एफ एक्स माइनस समीशन ए एन यू एन एक्स का मोड स्क्वायर डी एक्स। ये एम एन स्क्वायर एरर है ऑफ फंक्शन डिफाइंड इन दिस इंटरवल। तो फॉर दिस मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस स्क्वायर मिनिमम द बेस्ट वी कैन राइट एफ एक्स
इजकल टू समीशन ए एन यू एन एक्स, एन की वैल्यू 0 से लेकर कैपिटल एन या 1 से लेकर कैपिटल एन तक टर्म्स अपने पास डिफाइंड है। तो मतलब ऑर्थोगोनल फंक्शन प्रॉपर्टी को यूज़ करके अपन यदि किसी फंक्शन को ए लीनियरली सुपरपोजिशन के टर्म में डिफरेंट टाइप कोएफिशिएंट एन है, यहाँ कोएफिशिएंट्स हैं, तो इन कोएफिशिएंट को अपन ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी से फाइंड कर सकते हैं। कैसे कि मान लो कि अपने पास इक्वेशन 1 है, इसको अपन यू एन स्टार से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करो, यू एन एक्स एक्स समीशन ए एन यू एन एक्स स्टार्स एंड टेकिंग द इंटरवल इन दिस इंटरवल मतलब ए टू बी, तो एफ एक्स यू एन एक्स स्टार डी एक्स। ठीक है, यहां देखो समीशन का मतलब लास्ट नोड टर्म्स, किसी अपन एक कोएफिशिएंट को मतलब यहां पर मैं समीशन तो सभी टर्म से एन की किसी एक स्पेशल वैल्यू के लिए निकालना चाहें तो एक फंक्शन के लिए वैल्यू आ जाएगी। तो अपन nth नाम की nth कोएफिशिएंट के लिए इस इंटीग्रल को सोल्व करें तो इंटीग्रल a से b यू एन स्टार एक्स यू एन एक्स डी एक्स किसी nth ऑर्डर फंक्शन के लिए। तो बाय दिस नॉर्मलाइज कंडीशन we can write this function the value of a n। इस इंटीग्रेशन से अपन a n की वैल्यू को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि we know a to b u n x star dx is equal to 1, show value of a n is equal to integral a to b f x यू एन एक्स स्टार डी एक्स। मतलब लीनियर कोएफिशिएंट्स की वैल्यू अपन इस ऑर्थोगोनल नॉर्मलाइज कंडीशन से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मतलब इक्वेशन 1 में इसकी वैल्यू रख दें तो अपन इस फंक्शन एफ एक्स को लीनियरली सुपरपोज एक्सपेंड कर सकते हैं। देखिए अपने पास ये इंटीग्रेशन वैल्यू अलग है, यहाँ समीशन अलग है। ठीक है, तो इसका वेरिएबल है तो डिफाइंड इन द इंटरवल ए बी, तो ये वेरिएबल अलग है और अपना इस इंटीग्रेशन का वेरिएबल जैसे इंटीग्रेशन लिमिट चेंज कर सकते हैं। मैं इस ए एन को ऐसे लिख सकता हूं ए टू बी एफ एक्स डैश यू एन एक्स डैश डी एक्स डैश, कोई फर्क नहीं, एक्स डैश आल्सो भी लाइज बिटवीन ए टू बी। तो अपन एफ एक्स की वैल्यू निकालने के लिए इस फंक्शन में ए एन की वैल्यू को अलग वेरिएबल फॉर्म में ऑल्सो डिफाइंड इन द ए बी इंटरवल, तो इसकी वैल्यू कैसे लिख सकते हैं देखो एफ एक्स इजगल टू, यहाँ ए एन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ इंटरवल ए बी। ठीक है, ए एन की वैल्यू में एफ एक्स आ रहा है। ठीक है, यहाँ एफ एक्स डैश। ठीक है, समीशन में यहाँ पर एक फंक्शन पे लगाता हूँ जो ए सेट ऑफ क्लोजर फंक्शन की ट्रेंड आती है एन यू एन, एक का फंक्शन एक्स डैश है एक का एक्स है और डी एक्स डैश, जहाँ एन की वैल्यू 1 से लेकर कैपिटल एन या 0 से लेकर कैपिटल एन जो फंक्शन डिफाइंड इंटरवल है। मतलब इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करने पर मतलब एफ एक्स अपने एक डिफाइंड फंक्शन था जिसको अपन लीनियर सुपरपोज कोएफिशिएंट के रूप में एक्सपेंड कर दिया इस इंटीग्रल के द्वारा। यहाँ एक क्लोजर कंप्लीट क्लोजर रिलेशन आता है, कंप्लीटनेस सेट कहते हैं। ये ए यू एन एक्स स्टार यू एन एक्स इज डिफाइंड द डिराक डेल्टा x माइनस एक्स, सो कंप्लीटनेस सेट ऑफ फंक्शन या क्लोजर रिलेशन कहते हैं। इस टाइप के फॉर्म में मतलब किसी इंटरवल में डिफाइंड फंक्शन को एक लीनियरली सुपरपोजिशन के रूप में
अपन एक्सपेंड कर सकते हैं। इस मेथड को अपन ऑर्थोगोनल फंक्शन एक्सपेंशन मेथड कहते हैं, जिसका यूज कॉम्प्लिकेटेड स्केलर फंक्शन को एक्सपेंड करके उसका सिंपली एनालिसिस करने में यूज करते हैं। एज ए एग्जांपल फूरियर सीरीज एनालिसिस। क्या होता है फूरियर सीरीज में कि कॉम्प्लिकेटेड पीरियोडिक फंक्शन इज एक्सपेंड इन इनफाइनाइट टर्म्स, जैसे ए नोट प्लस समीशन ए एन कोस एन ओमेगा टी प्लस समीशन बी एन साइन एन ओमेगा टी, where a naught, a n, b n are the Fourier coefficient are also defined as by this property of orthogonal function linear coefficient a n integration f x u n star dx। तो इसी टाइप से इसको डिफाइन करके अपन ये कैलकुलेट करते हैं कि a नोट इज डिफाइंड है, जो टाइम फंक्शन x का है तो उसकी लिमिट -a/2 से +a/2 जो भी इंटरवल है उस इंटरवल के अंदर अपन यदि मान लो ए बी में डिफाइंड है तो ए बी के अंदर डिफाइंड है। यहाँ ए नोट का फंक्शन की वैल्यू तो एफ एक्स डिफाइन कर लिया और डी एक्स, और जो इंटरवल होगा वो पूरा इंटरवल ए टू बी की जो वैल्यू है अपने जो टाइम के अंदर करते हैं तो 1/t आता है, डिस्टेंस में तो 1/l आता है। तो एल डिस्टेंस के लिए है तो अपने पास मान लो कि अपन यहाँ क्या डिफाइन कर देते हैं यदि -a/2 से। ऐसे ए एन की वैल्यू को कोस एन ओमेगा टी से मल्टीप्लाई करके दोनों तरफ इंटीग्रेशन करके निकाल लेते हैं। बी एन की वैल्यू साइन एन ओमेगा टी से मल्टीप्लाई करके दोनों तरफ कॉन्स्टेंट वैल्यू निकाल लेते हैं। 2/t आता है, 2/l आता है। यदि फंक्शन टाइम में है, पोजीशन में है, उसके अकॉर्डिंग अपन एक ये फूरियर सीरीज एनालिसिस एक ऑर्थोगोनल फंक्शन एक्सपेंशन का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये अपने पास एक मैथमेटिकल पावरफुल एक्सपेंशन था। कई बार आता है ऑर्थोगोनल फंक्शंस कौन से होते हैं, तो डिफरेंट टाइप फंक्शंस है जो ऑर्थोगोनल फंक्शंस की सीरीज में आते हैं और उन्हीं के टर्म में अपन यहाँ यूज करके उन फंक्शनों का एक्सपेंड करते हैं। साइन कोसाइन के एक स्पेशली फॉर्म इंटरवल डिफाइंड होता है जो वो एक ऑर्थोगोनल फंक्शन की सीरीज में आते हैं। कि एक इंटरवल लेते हैं -a/2 से +a/2, इस इंटरवल के अंदर 2/n साइन 2m पाई x अपॉन a और 2/a कोस 2m पाई x अपॉन a और 1/√2 e की पावर -2m पाई x अपॉन a आर द सेट ऑफ द ऑर्थोगोनल फंक्शन फॉर द वैल्यू ऑफ m 0 1 2 3 4 5। ये इस इंटरवल में डिफाइंड ऑर्थोगोनल फंक्शन का एक सेट है। तो अपन इन फंक्शन के टर्म्स में किसी भी फंक्शन को इस इंटरवल में अपन एक्सपेंड कर सकते हैं। ये अपने पास एक ऑर्थोगोनल फंक्शन एक्सपेंशन मेथड है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी कई टाइप की कॉम्प्लिकेटेड डेरिवेशन जो इलेक्ट्रोस्टैटिक स्केलर पोटेंशियल की कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन को सोल्व करने में यूज करते हैं। ठीक है, तो मतलब अपने 3 टाइप के पावरफुल मेथड्स बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम को सॉल्व करने में जो यूज होते हैं उनका एनालिसिस कर सकें। इलेक्ट्रिक इमेज मेथड, ग्रीन फॉर्मल सॉल्यूशन मेथड और तीसरा था अपने पास ये ऑर्थोगोनल फंक्शन एक्सपेंशन। अपने पास यहाँ कई बार एक क्वेश्चन ग्रीन फॉर्मल सॉल्यूशन के बेसिस पर पूछा गया है कि ड्राइव द लाप्लास ऑफ पॉइसन इक्वेशन यूजिंग द ग्रीन थ्योरम। ठीक है, ड्राइव द लाप्लास एंड पॉइसन इक्वेशन यूजिंग ग्रीन थ्योरम। तो देखो पहले अपन में ग्रीन थ्योरम का एक्सपेंशन लिख लेते हैं। वी नो ग्रीन सेकंड आइडेंटिटी, तो ग्रीन थ्योरम इक्वेशन कहते हैं स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग वॉल्यूम इंटीग्रेशन psi1 del स्क्वायर psi2
माइनस साई 2 डेल स्क्वायर साई 1 कहते हैं वॉल्यूम इंटीग्रेशन। तो दो साइड में सरफेस क्लॉज इंटीग्रेशन साई 1 डेल साई 2 नॉर्मल डेरिवेटिव साई 2 डेल साई 1 नॉर्मल डेरिवेटिव क्लॉज इंटीग्रेशन ds। तो हमेशा अपन एक प्राइम कोऑर्डिनेट सिस्टम को यूज करें, वो होता है सोर्स फील्ड रीजन, और एक अपना विदाउट प्राइम आता है वो होता है अपना ऑब्जर्वेशन पॉइंट। तो यहाँ इंटीग्रेबल जो क्वांटिटीज इज वेरिएबल ओवर द प्राइम कोऑर्डिनेट्स, और प्राइम कोऑर्डिनेट्स डिस्ट्रीब्यूट ऑन दिस अपन बाउंड्री जहाँ पर अपन सोर्स जिसका फील्ड इंड्यूस निकाल रहे हैं। तो अपन इस ग्रीन फंक्शन को यूज इस टाइप से करते हैं कि लेट कि साई 1 फंक्शन जैसे अपन ग्रीन फॉर्मल सॉल्यूशन में करते हैं, अपना पोटेंशियल फील्ड फाई ले लिया इस फंक्शन आर एंड आर डेस, लेकिन अपन को तो फाई आर निकालना है, लेकिन पोटेंशियल गिवन है मान लो कि रीजन है। साई 2 अपने पास एक ग्रीन फंक्शन है आर और आर डेस, ठीक है, और ये सिंपलिसिटी के लिए 1 अपॉन कैपिटल आर या इस फंक्शन को अपन 1 माइनस एक्स डेस, यानी देखो एक्स और एक्स डेस कोई वन डायमेंशनल वेरिएबल नहीं है कि 3 डायमेंशनल वेरिएबल से आर माइनस आर डेस लिख सकते हैं। तो यहाँ कोई जनरलाइज कोऑर्डिनेट है ये। तो यदि अपन इस टाइप का अपन इसमें सब्स्टिट्यूशन करें तो देखिए अपने पास इंटीग्रेशन प्राइम कोऑर्डिनेट पर होगा साई 1 मतलब फाई, इसको डैश लिख देते हैं, क्यों कि प्राइम कोऑर्डिनेट पर ऑपरेट है। डेल स्क्वायर जी को मतलब मैं 1 अपॉन आर लिख दूं, एक वॉल्यूम इंटीग्रेशन टी डो डैश अलग कर लेते हैं। दूसरा इंटीग्रेशन साई 2 मतलब 1 अपॉन कैपिटल आर डेल स्क्वायर फाई डैश डी टो डैश इंटीग्रेशन है, जहाँ वी डैश मतलब वो वॉल्यूम इंटीग्रेशन है अपना पास, वॉल्यूम है इनक्लोज बाय द बाउंड्री एस डैश। तो दूसरी साइड में क्लोज बाउंड्री को एस डैश है। साई 1 का मतलब है फाई डैश 1 अपॉन डेल एन डैश 1 अपॉन कैपिटल आर माइनस 1 अपॉन कैपिटल आर डेल जी आर और आर डैश का फंक्शन है, सॉरी जी की वैल्यू आ गई फाई डैश अपॉन एन डैश, और सरफेस इंटीग्रेशन है अपने पास ds डैश। मतलब कुछ एज्यूशन करके ग्रीन थ्योरम के अंदर अपने इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया वैल्यूज। वन अपॉन कैपिटल आर बराबर 1 अपॉन एक्स माइनस एक्स डैश, ये कोई फंक्शन है, बाय पॉइसन इक्वेशन यूजिंग इन दिस फॉर फील्ड रीजन वी नो कि डेल स्क्वायर फाई डैश इजकल टू क्या होता है माइनस रो आर डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये तो डिफाइंड है सोर्स फील्ड, अपना पोटेंशियल तो वहाँ डिफाइंड नहीं है ना आउटसाइड रीजन में जो लाप्लास इक्वेशन अपन डेरिवेशन करना चाहते हैं। तो अपन सोर्स फील्ड रीजन में अपने पास ये पोटेंशियल रीजन डिफाइंड है, तो यूजिंग बाय दिस एक्सपेंशन 1 अपॉन के क्यू नहीं है इसमें, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट नहीं है, तो वो 4 पाई से मल्टीप्लाई कर दे तो के बन जाता है ये, और के अरे यहाँ क्यू अपॉन 1 माइनस आर आता है। तो अपन यदि इस फॉर्मूले को रिड्यूस करें तो ये डेल स्क्वायर 1 अपॉन एक्स माइनस एक्स डैश की जो वैल्यू है वो डिफाइंड डेराक डेल्टा एक्स माइनस एक्स डैश कि inside the region if x dash lies inside the boundary या within the boundary। तो इस कंडीशन में देखिए इस इंटीग्रेशन की लेफ्ट साइड में दोनों इंटीग्रेट पर वैल्यू रखते हैं अपन। तो पहला इंटीग्रेशन v डैश का यहाँ फाई डैश है 1 अपॉन कैपिटल आर की वैल्यू माइनस 4 पाई बाहर आ जाएगा। फाई डैश का मतलब आर और आर डैश का फंक्शन है ये,
और यहाँ डेराक डेल्टा x माइनस एक्स डैश, एक्स और एक्स डैश का फंक्शन मान लो, x माइनस एक्स डैश और d3 एक्स डैश, ऐसा लिख सकता हूँ वॉल्यूम एलिमेंट में, सेकेंड वॉल्यूम एलिमेंट में। नेगेटिव यहाँ पॉइसन इक्वेशन से वैल्यू रखें तो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। फिर बाद में अपने पास वैल्यू यहाँ इंटीग्रेशन में बाहर रो एक्स डैश, ठीक है, एक्स अपॉन एक्स, वन अपॉन कैपिटल आर को लिख दें, टी टू डैश मतलब d3 एक्स डैश फंक्शन ले सकते हैं। राइट साइड के अंदर कंप्लीटली अपने उसी फंक्शन को सेम एज इट इज रिपीट कर दें, फाइव डैश डेल अपॉन डेल एन डैश वन अपॉन कैपिटल आर माइनस वन अपॉन आर डेल फाइव डैश अपॉन डेल एन डैश सरफेस इंटीग्रल डी एस डैश। यहाँ एप्सिलॉन नॉट पे अपने पास है। इस इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालने के लिए पहले इसको लेफ्ट राइट साइड में ट्रांसफर कर देते हैं और माइनस 4 पाई का डिवाइड दे देते हैं। डेराक डेल्टा की इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी के द्वारा इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लेते हैं। कैसे कि कोई फंक्शन हो एफ एक्स डैश और डेराक डेल्टा एक्स डैश हो तो डायरेक्ट एफ एक्स हो जाता है, तो ये तो फाइव एक्स हो जाएगा। माइनस 4 पाई को डिवाइड दे रहे हैं, तीनों टर्म में राइट साइड में अपन ट्रांसफर कर रहे हैं, तो वैल्यू जैसे अपन ग्रीन फॉर्मल सॉल्यूशन में किया था फाइव एक्स इजकल टू, तो माइनस 4 पाई का डिवाइड जाएगा, ये उस साइड में जाएगी नेगेटिव हो जाएगी और फिर नेगेटिव 4 पाई का डिवाइड लग जाएगा, तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, टर्म नंबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। इंटीग्रेशन में क्या बच जाएगा, रो एक्स डैश एक्स माइनस एक्स डैश d3 एक्स डैश। ये केवल फर्स्ट टर्म की बात कर रहा हूँ। राइट साइड की एजिटिव दो टर्म्स एजिटिव है, प्लस सरफेस इंटीग्रेशन एस डैश फाइव डैश डेल अपॉन डेल एन डैश वन अपॉन आर डेल डेल एन डैश फाइव डैश डी एक्स डैश। देखिए फर्स्ट इंटीग्रेशन term is valid only, at this expansion is valid only if x dash is lies in the volume within the boundary, outside boundary नहीं inside the boundary। यदि outside boundary होगा तो ये लेफ्ट साइड राइट साइड की जो एक्सपेंशन है कंप्लीटली क्या हो जाएगी, जीरो, कि वॉल्यूम इंटीग्रेशन इनसाइड में, कि इनसाइड वॉल्यूम इंटीग्रेशन टर्म है तो x dash lies inside the boundary। यदि अपन we interest for the universe एट एनी डिजायर प्लेस, यदि पोटेंशियल निकालना चाहते हैं अपन एट यूनिवर्स, आवर बाउंड्री रिड्यूस टू द इन्फिनिटी, अपनी बाउंड्री को कहाँ रिड्यूस कर दें, इन्फिनिटी पर रिड्यूस कर दें, देयर वेयर पोटेंशियल रिड्यूस टू जीरो। मतलब बाउंड्री यदि एक्सटेंस टेंस टू इन्फिनिटी, अपनी बाउंड्री जो अपना बाउंड्री है, बाउंड्री की जो सरफेस है उसको इन्फिनिटी पर ट्रांस कर दें, तो वहां पर फाइव डैश टेंस टू जीरो, तो अपने पास ये सरफेस इंटीग्रेशन टर्म्स हैं वो क्या हो जाएगी, जीरो। और उस कंडीशन पर अपने पास सिंपली केवल इक्वेशन इज रिड्यूस फाइव एक्स बराबर वन अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो एक्स डैश d3 एक्स डैश एक्स माइनस एक्स डैश। दिस इज द इंटीग्रल फॉर्म ऑफ द पॉइसन इक्वेशन। ये किसका है, इंटीग्रल फॉर पॉइसन इक्वेशन। बाय दिस डिफरेंशियल फॉर्म इज वी कैन राइट डेल स्क्वायर फाइव एक्स बराबर रो एक्स अपॉन एप्सिलॉन नॉट, लिख सकते हैं। और इफ इनसाइड नो एनी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन द फ्री स्पेस, मतलब रो एक्स इज इक्वल टू जीरो, यदि मान लो बाउंड्री पर कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है तो आप फ्री स्पेस ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, तो फ्री ऑब्जर्वेशन पॉइंट के लिए डेल स्क्वायर फाइव एक्स इज इक्वल टू जीरो इज नॉट द लाप्लास। मतलब एक सिस्टमेटिक रूप से थोड़ी सी थ्योरी लिख दें, सारे एक्सपेंशन को ड्राई कर दें, यहाँ पर थोड़ा सा एक एज्यूशन मान लें, तो उस एज्यूशन के द्वारा अपन ग्रीन थ्योरम को
यूज करके लाप्लास और पॉइसन इक्वेशन का एक्सपेंशन ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कुछ अपने पास ग्रीन थ्योरम का एक एप्लीकेशन और है जिसको अपन यूनिकनेस थ्योरम ड्राइव करते हैं। यूनिकनेस सॉल्यूशन इज मस्ट रिक्वायर्ड इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्वेशंस एज ए पॉइसन एंड लाप्लास। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अपने पास ये रिक्वायर्ड है कि अपने जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्वेशंस है, लाप्लास इक्वेशन और पॉइसन इक्वेशन, इनका सॉल्यूशन शुड बी यूनिकनेस, वेल डिफाइंड कंडीशन में आता है। तो यूनिकनेस सॉल्यूशन विदाउट बाउंड्री कंडीशन नॉट अचीव। यदि आर्बिट्री कंडीशन के लिए लेंगे, आर्बिट्री पोटेंशियल के लिए, आर्बिट्री इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू के लिए, तो उसका यूनिकनेस सॉल्यूशन नहीं आएगा। क्यों? ये सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, मोर देन वन सॉल्यूशन एग्जिस्ट हो। लेकिन यदि अपन बाउंड्री कंडीशन अप्लाई कर दें तो उस कंडीशन में इनका सॉल्यूशन है, यूनिकनेस आता है। और वो दो टाइप की बाउंड्री कंडीशन होती है, डिरिचलेट और न्यूमैन बाउंड्री कंडीशन। तो उसी में ये अपने पास इसी टॉपिक में एक टॉपिक डाल रहा हूं मैं, यूनिकनेस थ्योरम, और दो कंडीशन है, डिरिचलेट और HLET, डिरिचलेट एंड न्यूमैन बाउंड्री कंडीशन। और वो अपन ग्रीन थ्योरम को यूज करके ही इसको अपन प्रूव करेंगे। तो यूनिकनेस का मतलब है कि अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है, यहाँ यूनिक सॉल्यूशन रिक्वायर्ड है। मतलब यदि अपन कोई बाउंड्री कंडीशन या आर्बिट्री फंक्शन पोटेंशियल के लिए यदि इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन करते हैं तो मोर देन वन सॉल्यूशन आते हैं, लेकिन बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करते हैं उसका सॉल्यूशन यूनिकनेस होता है। तो आर्बिट्री फंक्शन के लिए न करके अपन एज्यूम कर लेते हैं, पहले अपन ग्रीन फर्स्ट आइडेंटिटी लिख लेते हैं। ग्रीन फर्स्ट आइडेंटिटी क्या है? वॉल्यूम इंटीग्रेशन साई 1 डेल स्क्वायर साई 2, ठीक है। और नेगेटिव, ये दोनों पॉजिटिव में आएगा, डेल साई 1 डॉट डेल साई 2 डिटो इजकल टू सरफेस इंटीग्रेशन। एक ही सरफेस इंटीग्रेशन टर्म आएगी अपने पास, और वो सरफेस इंटीग्रेशन टर्म है डेल, दिस इज 1, तो साई 1 डेल साई 2 नॉर्मल डेरिवेटिव ds। ये ग्रीन फर्स्ट आइडेंटिटी इक्वेशन है। इफ लेट साई 1 बराबर साई 2 बराबर साई, तो ग्रीन फर्स्ट आइडेंटिटी इक्वेशन कैसे कन्वर्ट हो जाएगी? या फंक्शन u में आपको बुक्स में कोई u में दे रखा है तो u में भी लिख सकते हैं, तो ये इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी u डेल स्क्वायर u प्लस डेल u का स्क्वायर हो जाएगा, वॉल्यूम इंटीग्रेशन d2 u नॉर्मल डेरिवेटिव ऑफ u ds। सिंपल सा है, ये ग्रीन फर्स्ट आइडेंटिटी का एक फॉर्म है। तो अपन मान लें कि अपन पॉइसन इक्वेशन है जो अपनी, उस पॉइसन इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन नहीं है। पहले एक अपन जस्ट अपोज सॉल्यूशन एज्यूम कर लेते हैं, यदि कॉन्ट्राडिक्शन आएगा आगे रिजल्ट जो अपने पास सॉल्यूशन यूनिक का आएगा वो अपन इसमें गेन करेंगे। इस थ्योरम को यूज करते हैं तो यूनिक सॉल्यूशन किस कंडीशन में होता है, यूनिक सॉल्यूशन किस कंडीशन में नहीं होता है,
तो अपन लेट करते हैं कि मान लीजिए अपने पास एक डेल स्क्वायर रो इक्वल टू माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन, ये क्या है? पोजीशन इक्वेशन है, या 5 में ले सकते हैं। ऑफ दिस टू सॉल्यूशन इज एग्जिस्ट, मान लेंगे लेट psi1 एंड psi2, इसके दो सॉल्यूशन है। एक कॉमन सॉल्यूशन ऑफ लीनियर सुपरपोजिशन बाय सुपरपोजिशन आल्सो भी एग्जिस्ट, psi1 माइनस psi2, अपन ये लेट कर लेते हैं कि इसके दो सॉल्यूशन है। और उनका अपन जानते हैं सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के जब मोर देन वन सॉल्यूशंस होते हैं तो उनका लीनियर सुपरपोजिशन भी एक पॉसिबल सॉल्यूशन होता है। तो psi1 psi2 अपने दो सॉल्यूशन एज्यूम कर लिए पोजीशन इक्वेशन के, और उन दोनों का एक लीनियर पॉसिबल सॉल्यूशन u भी एज्यूम कर लिया, ठीक है। तो मैं इस दोनों तरफ दो बार डिफरेंशियल डेल स्क्वायर u करूँगा, डेल स्क्वायर psi1 माइनस डेल स्क्वायर psi2 इक्वल टू 0 आ जाएगा, क्योंकि पोजीशन इक्वेशन या लाप्लास इक्वेशन होगी तो भी 0 आ जाएगा, पोजीशन इक्वेशन होगी तो भी 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इसी टाइप में अपने पास देखो ये इक्वेशन है डेल स्क्वायर यू, तो इस इक्वेशन में एक कंडीशन यदि अपन अप्लाई कर देंगे डेल स्क्वायर यू पॉसिबिलिटी है तो 0 फर्स्ट इंटीग्रेशन, तो इसका मतलब हुआ कि यदि अपन मोर देन वन सॉल्यूशन एज्यूम करें तो अपनी ग्रीन फर्स्ट आइडेंटिटी क्या शो करती है कि वॉल्यूम इंटीग्रेशन ग्रेडियंट ऑफ यू का स्क्वायर वॉल्यूम इंटीग्रेशन इज डिपेंड ऑन द सरफेस इंटीग्रेशन यू और नॉर्मल डेरिवेटिव ऑफ यू, इस पर डिपेंड करता है। अब यदि अपन इसका यूनिक सॉल्यूशन चाहते हैं तो अपने पास यदि राइट साइड है सरफेस इंटीग्रेशन रिड्यूस टू 0, लेकिन सरफेस इंटीग्रेशन को रिड्यूस टू 0 करने के लिए दो कंडीशंस या बाउंड्री कंडीशंस है। या तो अपन लेट करें पहले कि u इक्वल टू 0 ऑन द सरफेस स्पेशलाइज्ड पोटेंशियल इज 0, तो राइट साइड 0 जाएगी, या u कांस्टेंट, u क्या हो? कांस्टेंट हो, तो उस कंडीशन में राइट साइड क्या हो जाएगी? 0। तो u 0 या u कांस्टेंट की कंडीशन में अपने पास देखिए ये कंडीशन आएगी डेल ग्रेडियंट ऑफ u यहाँ से का डेल स्क्वायर इक्वल टू आल्सो भी 0। यदि ये सब्स्टिट्यूट कर दें अपन इसमें तो यहाँ से ये कंक्लूजन आता है कि ग्रेडियंट ऑफ डेल स्क्वायर 0 मतलब डेल u इक्वल टू 0, ग्रेडियंट ऑफ u 0। तो इस ग्रेडियंट u में u का मान रखें अपन psi1 माइनस psi2 इक्वल टू 0, तो इसका मतलब क्या हुआ? डेल psi1 बराबर डेल psi2 0। तो इसका मतलब अपन वी गेट द सॉल्यूशन करस्पॉन्डिंग दिस psi1 बराबर psi2, मतलब यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो इसका मतलब हुआ अच्छा मैं बात करता हूँ। तो अपने पास है psi1 और psi2 क्यों डिफरेंट सॉल्यूशन माने थे, लेकिन अपन एक कंडीशन अप्लाई करने पर अपने पास एक यूनिक सॉल्यूशन गेन हो गया। तो इन कंडीशंस को देखो कि स्पेशलाइज्ड पोटेंशियल या नॉर्मल डेरिवेटिव स्पेसिफाइड, यूनिकनेस फर्स्ट थ्योरम भी कहते हैं, ये जो पोटेंशियल से डिफाइन करते हैं, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यूज हैं। हाँ नीचे देखो कि अपने पास पोटेंशियल स्पेसिफाइड यूनिकनेस थ्योरम को फर्स्ट यूनिकनेस थ्योरम कहते हैं, और इलेक्ट्रिकली स्पेसिफाइड से यूनिकनेस सेकंड थ्योरम डिफाइन करते हैं। यहाँ अपने पास दो कंडीशन आई है कि पोटेंशियल स्पेसिफाइड या नॉर्मल डेरिवेटिव स्पेसिफाइड। तो नॉर्मल डेरिवेटिव स्पेसिफाइड ये पोटेंशियल ऑन द बाउंड्री इज स्पेसिलाइड कॉरस्पॉन्डिंग टू डिरिचलेट बाउंड्री कंडीशन, और नॉर्मल डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल स्पेशलाइज्ड कंडीशन इज नोन द न्यूमन बाउंड्री कंडीशन, और कॉरस्पॉन्डिंग बोथ आर दीज बाउंड्री कंडीशन सॉल्यूशन इज यूनिकनेस, और दिस नॉन द यूनिकनेस फर्स्ट थ्योरम।
कि अपने प्रूव कर दिया कि स्पेशलाइज्ड पोटेंशियल या नॉर्मल डेरिवेटिव पोटेंशियल का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेशलाइज्ड है, तो दोनों कंडीशन में ग्रीन थ्योरम के अकॉर्डिंग अपना सॉल्यूशन यूनिकनेस रहता है। तो अपन इन दोनों बाउंड्री कंडीशंस के अकॉर्डिंग, जिसको अपन कोसी बाउंड्री कंडीशंस कहते हैं, दोनों को मतलब कोसी बाउंड्री कंडीशन में अपने पास जो सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्वेशंस है वो यूनिक आता है। तो पोटेंशियल के करस्पॉन्डिंग जो यूनिकनेस सॉल्यूशन थ्योरम होती है उसको यूनिकनेस फर्स्ट थ्योरम कहते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेसिफाइड के करस्पॉन्डिंग होती है उसको अपन यूनिकनेस सेकंड थ्योरम कहते हैं। तो समझ में आ गया डिरिचलेट बाउंड्री कंडीशन जिसके अकॉर्डिंग पोटेंशियल इज स्पेशलाइज्ड ऑन द बाउंड्री, दिस कंडीशन इज नोन द डिरिचलेट बाउंड्री कंडीशन। नॉर्मल डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्पेसिफाइड ऑन द बाउंड्री, दिस टाइप कंडीशन इज नोन द न्यूमैन बाउंड्री कंडीशन। और corresponding to both are the boundary conditions solution is the uniqueness। ठीक है, तो अपन एक यूनिकनेस थ्योरम और डिरिचलेट बाउंड्री कंडीशन को डिफाइंड और प्रूफ यहाँ ग्रीन फर्स्ट आइडेंटिटी फॉर्म से कर सकते हैं। अब अपने पास नेक्स्ट एक इलेक्ट्रोस्टैटिक बाउंड्री कंडीशन सॉल्यूशंस आते हैं, जिसके अंदर अपने पास स्पेशली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ने होके एक डाइपोल लेयर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो। ठीक है, मैं थोड़ा सा पहले मान लो कि किसी टाइप में कोई चार्ज कंडक्टर बाउंड्री से बाउंड्री कंडीशंस बोल सकते हो। तो ये जो बाउंड्री कंडीशंस है corresponding टू स्पेशलाइज्ड पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक फील्ड या नॉर्मल डेरिवेटिव पोटेंशियल corresponding है, लेकिन अपने पास बाउंड्री विच इज सेपरेट द टू मीडियम ऑफ डिफरेंट नेचर। मतलब अपने पास मान लो कि दो एक बाउंड्री है एस, ठीक है, बाय दिस बाउंड्री टू मीडियम आर सेपरेट डिफरेंट टाइप परमिटिविटी एप्सिलॉन 1 एंड एप्सिलॉन 2। जब अपन राइट साइड से 1 और 2 ले सकते हैं, मतलब दो डिफरेंट मीडियम है और वो किसी बाउंड्री इंटरफेस को बोलते हैं। तो इंटरफेस के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कंटिन्यूस होंगे या डिसकंटिन्यूस होंगे, इसको अपन को फाइंड आउट करना है, जिसको अपन बाउंड्री कंडीशंस ऑन द इंटरफेस ऑफ टू मीडियम्स। कि दो मीडियम के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कंटिन्यूस होंगे या डिसकंटिन्यूस होंगे। ये कंटिन्यू डिसकंटिन्यूटी को ही कि अपन जो यूनिकनेस थ्योरम है वो किसी स्पेशलाइज्ड पोटेंशियल या फील्ड के लिए ही वैलिड होता है, आर्बिट्री फंक्शन के लिए वैलिड नहीं होता है। हेलो, हाँ हाँ बोलो। अच्छा, हाँ नहीं नहीं, वो कॉलेज से होगा। कॉलेज से जो एडमिशन फॉर्म भरा है ना, वहाँ से वो नंबर दे, उसी से होगा वहाँ से। वो ग्रुप दूसरा है जो न्यू ग्रुप इस ईयर का बना है, उसमें करवा सकता हूँ, लेकिन वहाँ से आइडेंटिफाई होगा। पहले कॉलेज से वो पर उसने एडमिशन फॉर्म भर दिया, उसकी फ़ीस जमा है, तो फिर वो एडमिट नहीं, एडमिट कोई भी एडमिट उसको एडिट नहीं कर सकता। हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं, तो ऐसे नहीं कर सकता, मैं वहाँ से वेरीफाई करके करा सकता हूँ। हाँ, तो जब तक वो फार्म की रीएडिशन फॉर्म भरो उसके बाद ही होगा। ठीक है, हाँ हाँ, उसके बाद ही उसको एडिट किया जाएगा। ठीक है, अपने पास दो मीडियम है, उसकी इंटरफेरेंस जो बाउंड्री है उस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड्स कंटिन्यूस होंगे या डिसकंटिन्यूस होंगे। आर्बिट्री फंक्शन जो अपने पास, मान लो कि इस मीडियम फर्स्ट, ये मान लिया अपने मीडियम फर्स्ट और ये
medium second. In this medium, electrostatic field is the E1 and displacement vector field is D1. ये दोनों एक दूसरे रिलेटेड होते हैं. यहाँ पर मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड की बात नहीं करें. इन दिस मीडियम इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड E2 एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज D2. तो E1 E2 में क्या रिलेशन है, D1 D2 में क्या रिलेशन है कि यहाँ इस बाउंड्री पर एट इंटरफेस यहाँ इनकी वैल्यू कंटिन्यूस होगी या कोई वैल्यू से डिफरेंट चेंज होगी, डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं. मतलब सेम वैल्यू कंटिन्यूसली बढ़ रही है तो कंटिन्यूस बोला है, लेकिन कोई वैल्यू का फंक्शन इस टाइप से चेंज होगा तो मतलब यहाँ एक डिसकंटिन्यूटी आ गई, सडनली चेंज हो गया, अब्रुप्टली चेंज हो गया. तो अपन इस बाउंड्री पर या बाउंड्री के ऊपर ये बाउंड्री कंडक्टर है, डाइलेक्ट्रिक है, वो भी डिपेंड करेगी. दोनों मीडियम कंडक्टर है, दोनों मीडियम डाइलेक्ट्रिक है, इस चीज़ पर भी डिपेंड करता है. तो अपन परमिटिविटी ऑफ मीडियम फर्स्ट इज एप्सिलॉन 1, परमिटिविटी ऑफ मीडियम सेकंड इज एप्सिलॉन 2. ये इलेक्ट्रिक परमिटिविटी है. इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इन फर्स्ट मीडियम इज E1, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट फील्ड इज D1, सेकंड में E2 एंड D2. तो इनमें रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के बीच में रिलेशन डिफाइन करने वाले जो इक्वेशंस है उनको अपन मैक्सवेल इक्वेशंस बोलते हैं. तो यहाँ फील्ड के अपन दो कंपोनेंट डिवाइड करेंगे, पहले नॉर्मल कंपोनेंट और टेंजेंशियल. इस बाउंड्री के जस्ट नॉर्मल कंपोनेंट और एक है टेंजेंशियल कंपोनेंट. तो दोनों कंपोनेंट में कोई हो सकता है नॉर्मल कंपोनेंट डिसकंटिन्यू, टेंजेंशियल कंटिन्यूस हो या जस्ट रिवर्स भी हो सकता है. तो अपन दो कंपोनेंट्स के रूप में इस इक्वेशन यहाँ पर बाउंड्री कंडीशन को डिफाइन करेंगे. तो अपन मैक्सवेल इक्वेशन को यूज करते हुए बाउंड्री कंडीशंस अपन डिफाइन करते हैं. तो यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक की चार मैक्सवेल इक्वेशंस है. इसमें केवल मैं फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन लिख रहा हूँ, डेल डॉट E बराबर रो. अपन सिग्मा चार डेंसिटी सरफेस के ऊपर होती है तो हम इंटर कर देते हैं रो अपॉन. ठीक है. एप्सिलॉन नोट यहाँ मैं हटा दूँ फ्री स्पेस के लिए, तो अपन ई में ले जाएं तो इस इक्वेशन को अपन जनरली डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए या परमिटिव मीडियम के लिए लिख सकते हैं डेल डॉट डी. डी हाँ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है. ठीक है. इसको फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन कहा. तो दोनों तरफ अपन इन डी में रिलेशन निकालने के लिए इस बाउंड्री पर अपन एक छोटा सा कोई क्लोज वॉल्यूम एलिमेंट कंसीडर करते हैं. और वो भी किस टाइप का कि मान लो सिलेंड्रिकल पिल बॉक्स टाइप का. सो पिल बॉक्स का सिलेंड्रिकल एलिमेंट है, उसका स्मॉल क्रॉस सेक्शन है, स्मॉल लेंथ है, पर लेंथ इज नॉर्मल टू द बाउंड्री और क्रॉस सेक्शन डायरेक्शन इज पैरेलल टू द नॉर्मल ऑफ बाउंड्री. बाउंड्री के सरफेस एरिया की डायरेक्शन जो है वही इसमें क्या होगी, ये मतलब एन केप है इधर. तो इस साइड में माइनस एन केप है नॉर्मल डायरेक्शन. तो यहाँ सरफेस के एलिमेंट सरफेस एरिया की डायरेक्शन एन केप के पैरेलल है, यहाँ एन केप के जस्ट एंटी पैरेलल होगी और सिलेंड्रिकल सरफेस जस्ट टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगा. ठीक है. तो स्मॉल छोटा सा पिल बॉक्स एज्यूम कर लिया किस पर, ऑफ दिस लेंथ इज नेग्लिजिबल बट बोथ आर क्रॉस सेक्शंस आर इन डिफरेंट मीडियम. मतलब इसके दोनों क्रॉस सेक्शन, फर्स्ट क्रॉस सेक्शन है, सेकंड क्रॉस सेक्शन, दो क्रॉस सेक्शन सिलेंड्रिकल जो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, ये दोनों डिफरेंट मीडियम है, इसकी लेंथ नेग्लिजिबल है. तो उसका सर्कुलर जो सिलेंड्रिकल जो एरिया सरफेस है ऑल्सो नेग्लिजिबल. ओनली दो सर्कुलर एरिया बाउंड्री के दोनों साइड में है, दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिटिव है. तो अपन इस पिल बॉक्स के कंप्लीट वॉल्यूम पर अपन इस फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन को इंटीग्रेटेड कर दें. ठीक है. तो दोनों तरफ टेकिंग द इंटीग्रेशन बोथ आर साइड, डेल डॉट डी डी टो और दूसरी साइड में रो डी टो ले लें. गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम के द्वारा अपन इसको सरफेस इंटीग्रेशन में चेंज कर सकते हैं, वॉल्यूम इंटीग्रेशन को यूजिंग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम. सरफेस इंटीग्रेशन क्लॉज डी डॉट डी एस. ठीक है. उस साइड में अपन सरफेस को यदि अपन इंटीग्रेशन में चेंज करना चाहते हैं सिग्मा डी एस कर सकते हैं. तो टोटल रो डी टू भी टोटल इंक्लोज चार्ज
टोटल इनक्लोज चार्ज ऑन द बाउंड्री पर भी अपने यदि इसमें चार्ज ओनली कंसिस्ट ऑन द बाउंड्री देन अपन सिग्मा ds, तो टोटल इनक्लोज चार्ज आ जाएगा उस बाउंड्री से। मैंने ये ले लिया। यहां पर देखिए इस साइड में इस सरफेस इंटीग्रेशन को दो सरफेस क्लोज कंप्लीट सरफेस इंटीग्रेशन को, तो इस पिल बॉक्स पर दो टाइप का एरिया है, एक सिलेंड्रिकल सरफेस एरिया है, दो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है। तो दो टाइप में डिवाइड कर देते हैं कि पहला सर्कुलर एरिया के ऊपर d डॉट ds, एक दूसरा सिलेंड्रिकल एरिया के ऊपर, ओपन में रहेंगे दोनों, टोटल क्लोज है। और इधर अपने पास टोटल क्लोज, तो सिलेंड्रिकल एरिया को अपन सरफेस अभी मैं क्लोज सिग्मा ds मान लेता हूँ। डिवाइड दो कर सकते हैं उसका भी अपन सिलेंड्रिकल पर और सर्कुलर पर। इधर अपन सिलेंड्रिकल जो सरफेस एरिया है नेग्लिजिबल है, और सिलेंड्रिकल सरफेस की एरिया की डायरेक्शन यहाँ अपने पास नॉर्मल न होके टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगी। तो ओनली डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के नॉर्मल कंपोनेंट के लिए अपन इसको सोल्व करें फॉर द नॉर्मल कंपोनेंट। तो देखो ये सिलेंड्रिकल सरफेस एलिमेंट रिड्यूस टू 0 हो जाएगा कि लेंथ वेरीड सो नेग्लिजिबल, तो सिलेंड्रिकल सरफेस एरिया आल्सो भी नेग्लिजिबल, एंड ओनली वी इंटरेस्ट फॉर द नॉर्मल कंपोनेंट। देन डायरेक्शन नॉर्मल कंपोनेंट के साथ सिलेंड्रिकल एरिया की डायरेक्शन के बीच में एंगल भी 90 हो गया, तो वैसे डॉट में 0 हो गया। तो सर्कुलर वाला नहीं, सॉरी सिलेंड्रिकल वाला एरिया 0 होगा। ठीक है, सर्कुलर सरफेस एलिमेंट बचा, वो भी दो पार्ट में है, दो सर्कुलर पार्ट है 1 और 2। 1 पर तो D और N दोनों एक ही डायरेक्शन में सेकंड मीडियम में है। 2 के ऊपर सरफेस एलिमेंट दोनों का बराबर है, लेकिन डायरेक्शन N के जस्ट ऑपोजिट है। तो अपन यहां इस सरफेस को दो सर्कुलर पार्ट को दो पार्ट में तोड़ लें। पहले मीडियम सेकंड मीडियम में d2ds डॉट हटा दिया, दोनों नॉर्मल एक ही डायरेक्शन, नॉर्मल कंपोनेंट यहां लगा देता हूं 2n। सेकंड मीडियम में d का नॉर्मल कंपोनेंट ds। फर्स्ट मीडियम में नॉर्मल कंपोनेंट और ds, लेकिन नेगेटिव क्यों आया कि दोनों एक दूसरे के ऑपोजिटिव है। एट इजकल टू सिग्मा ds, वो भी सर्कुलर एलिमेंट से इंक्लोज्ड चार्ज की बात करते हैं अपन। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। दोनों का अपन d2n माइनस d1n, सरफेस एलिमेंट ds बराबर सिग्मा ds। दोनों तरफ सरफेस इंटीग्रेशन ds अपन कैंसिल कर दें, तो मतलब अपने पास 2dn 1dn इजकल टू सिग्मा। तो d2n का मतलब है नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ d इन सेकंड मीडियम, और यह है नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ d इन फर्स्ट मीडियम d1, और दोनों के बीच में जो गैप है बाउंड्री पर वो सिग्मा के इक्वल होगी। मतलब डिसकंटिन्यूटी किसकी इक्वल होगी? सिग्मा के। मतलब ऑन द बाउंड्री द इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आर डिसकंटिन्यूड बाय डिसकंटिन्यूटी सिग्मा। और नॉर्मल कंपोनेंट क्या होते हैं? डिसकंटिन्यूट होते हैं। डिसकंटिन्यूटी की जो वैल्यू है वो कितनी है? सिग्मा है। ठीक है। दूसरा अपने पास टेंजेंशियल कंपोनेंट के लिए भी अपन इसी यहां पर अपने एक छोटा सा एलिमेंट और ले लेते हैं इस बाउंड्री पर, वो दूसरे टाइप का लेते हैं। अपने एक सिलेंड्रिकल पिल बॉक्स फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन को यूज करके अपने प्रूव कर दिया कि नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ जो d है वो तो डिसकंटिन्यूट होता है। डिसकंटिन्यूटी कितनी होती है? सिग्मा, मतलब इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, जो फ्री चार्ज डेंसिटी है। तो अपन सेकेंड टाइम में थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन की बात करते हैं। थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन क्या होती है? डेल क्रॉस ई बराबर माइनस dB अपॉन dt। यहां पर अपन तो dB अपॉन dt फ्लक्स चेंजेस की बात करें, दोनों तरफ मैं पहले बाउंड्री के ऊपर था, कहां पर इंटीग्रेटेड करना है इसको। ये अपनी बाउंड्री थी, यहां पर एक रेक्टेंगुलर लूप एज्यूम करते हैं जिसकी विड्थ
नेग्लिजिबल है, बट लेंथ इज अलोंग टू बाउंड्री, मतलब बाउंड्री के पैरेलल है उसकी लेंथ और विड्थ उसके परपेंडिकुलर है, विड्थ सो नेग्लिजिबल, लेंथ इज कंप्लीटली बाउंड्री इज क्लोज्ड, ठीक है। पी क्यू आर एस, बाउंड्री के मतलब लेंथ नॉर्मल है, विड्थ नॉर्मल की डायरेक्शन में है इसकी, ऐसे भी नहीं कि यूं है, लेंथ क्या है, विड्थ तो क्या है नॉर्मल डायरेक्शन और लेंथ है पैरेलल टेंजेंशियल डायरेक्शन में, और इसके द्वारा जो एरिया है उस एरिया पर इस थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन को यदि इंटीग्रेटेड करते हैं, मतलब इसमें इंटीग्रेशन लाइन इंटीग्रेशन की डायरेक्शन को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज अपन ले सकते हैं। सेकंड मीडियम में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E2 है, फर्स्ट मीडियम में कितना है E1 है, ठीक है। तो मैं इस थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन को क्या कर रहे हैं इंटीग्रेटेड कर रहे हैं, तो सरफेस इंटीग्रेशन क्लॉज ओपन रहेगा, ये तो लूप के द्वारा है, इस रेक्टेंगुलर लूप के एरिया पर इसको इंटीग्रेटेड कर रहे हैं, तो डेल क्रॉस ई डी एस इजकल टू डेल अपॉन डेल टी, जो टाइम इंटीग्रेशन लिमिट सरफेस इंटीग्रेशन बी डॉट डी एस। स्टोक कर्ल थ्योरम, इसको लाइन इंटीग्रेशन में चेंज कर सकते हैं, ई डॉट डी एल में आ जाएगा, और राइट साइड में डिफाइंड है कि जो बी डॉट मैग्नेटिक फील्ड का सरफेस इंटीग्रेशन मैग्नेटिक फ्लक्स को बताता है। अब एरिया ऑफ दिस लूप इज सो नेग्लिजिबल बिकॉज विड्थ इज नेग्लिजिबल ओनली बोथ आर लेंथ साइड इन डिफरेंट मीडियम, मतलब एक लेंथ साइड फर्स्ट मीडियम है, एक लेंथ साइड बस स्मॉल वैल्यू है इसकी विड्थ, तो उसका एरिया आल्सो भी नेग्लिजिबल, और टाइम वेरिएटिव नहीं है, यदि फील्ड टाइम वेरिएटिव नहीं है तो भी डी फाइव अपॉन डी टी इजकल टू 0। तो अपन इस लूप का एरिया सो नेग्लिजिबल सेलेक्ट कि विड्थ इज सो नेग्लिजिबल बाय द एरिया इज द आल्सो नेग्लिजिबल ओनली बोथ आर लेंथ साइड इन द डिफरेंट मीडियम, तो इसलिए अपन लेफ्ट साइड से राइट साइड क्या हो गई 0। इस इंटीग्रेशन को अपन 4 पार्ट में तोड़ दें, यहां पे पी क्यू ई डॉट डी एल, क्यू आर ई डॉट डी एल, आर एस ई डॉट डी एल, दूसरा अपने पास क्या आएगा एस पी ई डॉट डी एल, पूरे लूप के ऊपर ले लिया अपने। तो देखो दो साइड जो कौन सी है नॉर्मल वाली, कौन सी पी क्यू और आर एस, यहां पर लेंथ सो नेग्लिजिबल है और अपन ओनली इंटरेस्ट फॉर द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो टेंजेंशियल कंपोनेंट के लिए इन दोनों इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड और लेंथ टेंजेंशियल कंपोनेंट के लिए इन दोनों एलिमेंट के ऊपर नॉर्मली 90 डिग्री पर होगी, तो ए डॉट पी 0 हो जाएगा। केवल 2 इंटीग्रेशन बचे जो टेंजेंशियल में, दोनों पर लेंथ dl बराबर है, लेकिन तो अंदर वाले E1 पर लेंथ की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है, लेकिन दूसरे वाले में लेंथ का सर्कुलेशन जस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट है, तो अपन दोनों इंटीग्रेशन के ऊपर सेम कि फर्स्ट में पैरेलल है लाइन एलिमेंट के और सेकंड में लाइन एलिमेंट के जस्ट ऑपोजिट है, तो अपने पास ये दो जो इंटीग्रेशन बच गए, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ E1 डॉट डॉट हटा दो यदि पैरेलल है तो dl माइनस E2 dl इजकल टू 0, लेकिन कंपोनेंट कौन सा टेंजेंशियल, तो मतलब E1t E2t का लाइन इंटीग्रेशन इज 0, मतलब dl इज नॉट 0, देन E1t माइनस 2t इजकल टू 0, इट मीन्स 1t इजकल टू 1 2t। ये क्या बताता है कि ऑन द इंटरफेस बाउंड्री द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज कंटिन्यूस, चाहे वो चार्ज है चाहे डाइलेक्ट्रिक है या अनचार्ज सरफेस है, इज इंडिपेंडेंट, हमेशा ही कंटिन्यूस होगी, बट द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट इज डिसकंटिन्यूट बाय डिसकंटिन्यूटी सिग्मा, यदि फ्री चार्ज डेंसिटी नहीं है तो वहां पर भी ये कंटिन्यूटी हो जाएगा। ठीक है, ये अपने पास इंटरफेस के ऊपर 2 बाउंड्री कंडीशंस थी। कल अपन स्पेस टाइप की डिसकंटिन्यूटी पोटेंशियल में डिसकंटिन्यूटी पढ़ेंगे,
कि अपने सरफेस पर जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड में डिसकंटिन्यूटी आती है बाउंड्री पर, तो अपन इस टाइप की बाउंड्रीज में डाइपोल रेट डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उसमें पोटेंशियल भी डिसकंटिन्यूट होगा। तो पोटेंशियल की डिसकंटिन्यूटी को अपन डिफाइन करेंगे। आज की क्लास में इतना है। ओके, थैंक्स।